जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। ये हिस्ट्री का अगला पार्ट है। अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य। मौर्यों के काल के बाद में मौर्योत्तर काल आता है, इसी में ब्राह्मण साम्राज्य को रखा गया है। तो इसमें ब्राह्मण साम्राज्य की बात करें तो इसमें मौर्योत्तर काल में दो वर्गों में थे। तो एक विदेशी राज्य थे, दूसरे देशी राज्य थे। विदेशी राज्यों की बात करें तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और मध्य भारत वाला इलाका था, जहाँ पे हिंदू, यवन, शक, पल्लव, कुषाण वंश आते हैं विदेशी राज्यों में। देशी राज्यों की बात करें तो देशी राज्यों में मुख्यतः ये पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में थे, जिसमें शुंग वंश, कड़ वंश, आंध्र सतवाहन वंश, वाकाटक वंश, चेदी वंश आदि आते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जो है पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र के पास जो है विकसित हुए थे देशी राज्यों की बात करें तो, जिसमें सबसे पहला शासक था शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला था कड़ वंश, जिसके संस्थापक वासुदेव थे। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक थे और वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। शुंग वंश की बात की जाए तो शुंग वंश मूलतः उज्जैन की ब्राह्मण जाति थी और इसके पहले संस्थापक कौन थे? पहले शासक तो पुष्यमित्र थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी शुंग वंश की। अगले शासक थे अग्निमित्र, फिर वासुमित्र, भागभद्र और देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो मौर्य वंश के अंतिम जो शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके मगध में शुंग वंश की नींव इन्होंने रखी थी। इनकी राजधानी विदिशा थी। इनके प्रमुख कार्यों की बात करें तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ जो है किया था इन्होंने। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2 अश्वमेध करने वाले पहले शासक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। इनके पुरोहित थे पतंजलि। हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को इन्होंने हराया था। सतना में भरुत स्तूप का निर्माण करवाया था। वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान इन्होंने करवाया था। सांची स्तूप की वेदिका रेलिंग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। लकड़ी के स्थान पर क्या लगवाया था? पत्थर को। अन्य शुंग शासकों की बात करें तो अग्निमित्र, जो कि कालिदास द्वारा रचित मालविघ्नामित्रम की नायक थे ये। और भागभद्र यूनानी राजा एटियाकिल्डस ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था, जिसने यहाँ भागवत धर्म को स्वीकार किया और विदिशा में भागवत वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट पॉइंट है देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक था। 73 BC में वासुदेव ने हत्या करके कड़ वंश की स्थापना की थी। कड़ वंश चला था 75 BC से 30 BC के मध्य में और इसके संस्थापक थे वासुदेव। अंतिम शासक था सुशर्मा। तो यही पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सातवाहन वंश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये देखते हैं। सातवाहन के संस्थापक थे शिमुक। अगले शासक थे सतकर्णी। सतकर्णी के बाद हाल आए। हाल के बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। फिर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी आए थे, यज्ञश्री आए थे, यज्ञश्री पुलमावी। और अंतिम शासक थे इसके पुलमावी चतुर्थ। पुलमावी चतुर्थ अंतिम शासक थे किस वंश के? सातवाहन वंश के। स्थापक थे शिमुक सातवाहन वंश के। इनका क्षेत्र था महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। कितने वर्षों तक किया था सातवाहन वंश शासकों ने राज? तो 280 वर्षों तक। पुराणों में, आंध्र और अभिलेखों में सातवाहन इन्हें कहा गया है, इसीलिए दोनों में मिला के आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं इनको। मत्स्य पुराण में मत्स्य पुराण, जो कि प्राचीनतम पुराण है, किससे संबंधित है? तो सातवाहन वंशावली से। राजधानी की बात करें इनकी, प्रतिष्ठान, जो वर्तमान का औरंगाबाद है और कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। राजकीय भाषा इनकी थी प्राकृत। प्राकृत किसकी भाषा थी? कमेंट करके बताएं। पाली किसकी भाषा थी? ये भी बताएं। लिपि इनकी थी ब्राह्मी लिपि। सतकर्णी प्रथम की बात करें तो इनका विवाह हुआ था नागनिका से, जो कि नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र से जानकारी मिलती है। सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया था। पहली बार 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने।
ब्राह्मणों को भूमिदान प्रदान करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सतकर्णी प्रथम ने। नागनिकाय ने संरक्षिका के तौर पर कार्य किया था। हाल की बात करें तो प्राकृत भाषा में गाथा सप्तमी प्रेत कथा की रचना की थी इन्होंने। और गुढ़ाढ़ जो कि प्राकृत भाषा में बृहत कथा का कोश है। सर्ववर्मन संस्कृत भाषा में कांतन रानी मलयवती के अनुरोध पर हुआ था। गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात करें तो सबसे महान सतवाहन शासक थे और नासिक अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। एकमात्र ब्राह्मण थे, अद्वितीय ब्राह्मण भी इनको कहा गया, जो कि वर्ण व्यवस्था के संरक्षक थे और वेदों के आश्रयदाता थे। शक शासक ने नहपान को हराया था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी इनका नाम था। अन्य नाम क्या थे? तो आंध्र सम्राट और दक्षिणा पथेश्वर। सिक्कों की बात करें तो इनका ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। 2 पतवार वाली जहाज का चित्र इनके सिक्कों पर होता था। अन्य सतवाहन वंशों की राजाओं की बात करें तो यज्ञ श्री सतकर्णी जो कि अंतिम शक्तिशाली शासक था सतवाहन वंश का, और सिक्कों पर जयल्यान का चित्र था। पुलमावी चतुर्थ की बात करें तो अंतिम शासक था और इसी के समय जो है जो सातवाहन शासन था वो 4 वर्गों में विघटित हो गया था। एक तो विदर्भ के शासक थे वो काटक, और दक्षिणी महाराष्ट्र वहाँ के आभीर थे, और आंध्र सतवाहन का इक्ष्वाकु वंश और कर्नाटक का कदम वंश। अन्य तथ्यों की बात करें तो सतवाहन ने, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सतवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा के सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए थे? तो सतवाहन शासकों ने। पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन था। सतवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। सातवाहनों में हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास होता है, जो राजाओं के नाम के साथ उनकी माताओं का नाम रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। लेकिन सतवाहन राजकुल प्रशस्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन की उत्तराधिकारी कौन होता था? पुत्र। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम कौलमिक को सौंपा था। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राजाओं ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला की बात करें तो कार्ले की चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो वकाटक वंश। वकाटक वंशों की बात करें तो पहला शासक था विंध्यशक्ति के बाद प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन के बाद पृथ्वीसेन, प्रवरसेन सेकंड, और अंतिम कौन था? पृथ्वीसेन सेकंड। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट को ही बताया गया है जो सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। वकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्यशक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्यशक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी शासक हुआ, और वकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो 4 अश्वमेध किसने किए थे? तो प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन के पश्चात वकाटक साम्राज्य के 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। पहली शाखा थी प्रधान शाखा और दूसरी थी बासी, जिसे वरसगुल्म भी कहा जाता था। दोनों शाखाओं का समांतर रूप से शासन किया था। प्रधान शाखा के प्रमुख थे रुद्रसेन प्रथम, और प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल जो है कब से कब हुआ था? तो 390 से 410 के बीच में। और प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय, ये सभी किस शाखा के थे? तो प्रधान शाखा के प्रमुख राजा। अगले पॉइंट की बात करें तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक नरेश नरेंद्र रुद्रसेन द्वितीय से किया था। वकाटकों का राज्य गुप्त और शक राजाओं के बीच में था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था।
विवाह के कुछ समय पश्चात जो है रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूँकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला, जो कि किसकी थी पत्नी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहा गया था। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा और पृथ्वी सेन सेकंड वाकाटकों की प्रथम शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद उसका राज्य वासीम शाखा के हर्षेड के हाथों में चला गया। वाकाटकों की कला और साहित्य की बात करें तो वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। सर्वसेन ने हरिविजय नामक कृति का काव्य ग्रंथ लिखा था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजा कालिदास के कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था। वहाँ उन्होंने सेतुबंध का संशोधन किया। वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा था। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन सेकंड द्वितीय के समाप्त व्यालसेन ने नैना, कुठार, पन्ना के मंदिरों का निर्माण कराया था। अजंता का 16वां और 17वां गुफा विहार, 19वीं गुफा चैत्य जो है का निर्माण किसने किया था, तो वाकाटकों ने किया था। ये भी पॉइंट याद रखना है। चेदी वंश जो कि कलिंग के थे ये लोग। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ था। इसकी जानकारी हमें हांथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चेदी वंश का खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी पहाड़ी में एक गुफा का निर्माण करवाया था। अगला आता है चैप्टर भारत के यमन राज्य, तो ये भी मौर्योत्तर काल में ही आता है। तो भारत पर विदेशी आक्रमण, तो हिंदी यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। हिंदू यूनानी की बात करें या हिंदी यूनानी, तो सेल्यूकस निकेटर पश्चिमी और मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र प्रांत बने थे और डियोडोटस प्रथम बैक्टीरिया नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी ब्राह्मणों या विदेशी कौन थे, तो हिंदू यूनानी या हिंदी यूनानी। तो इसमें से हिंदी यूनानियों में से सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो डियोडोटस, फिर डियोडोटस सेकंड आया, फिर यूथेडेमस आया, डेमेट्रियस आया, मिनांडर आया, हार्मिकस आया। 190 बीसी में डेमेट्रियस ने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पर कब्जा किया था। इसकी राजधानी साकल जो कि सियालकोट थी। मिनांडर या मिलिहिंद सबसे प्रतापी हिंदू यूनानी था, बैक्टीरियाई यूनानी शासक। नागसेन नागार्जुन द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और मिलिहिंद प्रश्न मिनांडर नागसेन के मध्य नेक्स्ट आता है यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे, तो किसने, हिंदी यूनानी ने। सिक्कों पर शासकों के नाम लिखवाए थे। भारत में हेलेनिस्टिक कला का आरंभ किसने किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो यूनानियों ने। भारत में पर्दे का प्रचलन यवनिका से पता चलता है। और अगला चैप्टर है शक, सीथियन। यूनानियों के बाद मध्य एशिया में 5 शाखाओं में भारत का शक आक्रमण हुआ, जिसमें मध्य एशिया की बात करें जिसमें प्रथम शाखा अफगानिस्तान में थी और अन्य 4 शाखाएं भारत में थी। जिसमें भारत में ये उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के रूप में बटी थी। उत्तरी क्षेत्र में 2 थी, तक्षशिला और मथुरा। पश्चिमी क्षेत्र में थी नासिक और उज्जैन। और उज्जैन प्रमुख शाखा थी और जिसके शासक कौन थे, रुद्रदामन। मथुरा के शक शासकों की बात करें तो मथुरा के प्रथम शक शासक राजुल या राहुल थे, जबकि अन्य शक शासक सोडास था। जैन ग्रंथ काल का आचार्य कथानक के अनुसार मथुरा के शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, जिन्होंने 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था, विक्रमादित्य द्वितीय ने। किसको,
मथुरा के शकों को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नासिक के शक शासकों की बात करें तो इनके अन्य नाम थे छतरात शक और इनका प्रमुख शासक था नहापान। गौतमीपुर सतकर्णी द्वारा इसकी हत्या की गई थी, पीछे भी ये लिखा पढ़ चुके हैं। उज्जैन के शक शासकों की बात करें तो इनका अन्य नाम क्या था, कामदर्शक, कादर्मक शक और अन्य शासकों अन्य नाम थे। और इसके शासक कौन थे, प्रथम था चेस्टन, महत्वपूर्ण था रुद्रदामन, अंतिम था रुद्र सिंह तृतीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारा था। तो यहाँ पे ये प्राचीन काल का इतिहास है। इसमें यहाँ पे केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही बताया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी पॉइंट्स को छोड़ दिए हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें रहती हैं। फिर अगले कौन थे, रुद्रदामन। जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो जूनागढ़ अभिलेख किरनार से। संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख माना गया है किसको, जूनागढ़ अभिलेख को। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, रुद्रदामन ने। और मालवा के शकों में अंतिम शासक कौन था, तो रुद्र सिंह तृतीय, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर प्रथम बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए थे। अगला पॉइंट है पहलव वंश, जो कि पार्थियाई भी कहे जाते थे। ये मूलतः पार्थिया ईरान के निवासी थे। इनके प्रथम शासक थे माउस। सबसे शक्तिशाली शासक गोंडो फर्नीस था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। सेंट थॉमस नामक पादरी ईसाई प्रचार के लिए इसी समय भारत आया था। कालांतर में सेंट थॉमस की मद्रास के समीप स्थित म्यालपुर नामक स्थान पर हत्या कर दी गई थी। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण मिलती है। पहले राज्य का अंत कुषाणों ने किया था। नेक्स्ट है कुषाण वंश या यूची या तोखरी भी इनको कहते हैं। इसमें सबसे पहले कौन आया था, कुजुल, कडफिसेस और विम कडफिसेस, कनिष्क और वासुदेव। प्राचीन चीन या यूजी कबीला, जिसकी 5 शाखाएं थी और जिसके संस्थापक कौन थे, कुजुल, कडफिसेस। इनकी राजधानियाँ कहाँ थी, पुरुषपुर और मथुरा में कडफिसों की। और फिर इसके बाद आया था विम कडफिसेस, जो कि भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जिसमें स्वर्ण सिक्कों पर शिव नंदी त्रिशूल की आकृतियाँ हुई थी और ये शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म शिव से संबंधित धर्म। और उपाधि इसने कौन सी ली थी विम कडफिसेस ने, तो महेश्वर की। कनिष्क आता है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसका राज्याभिषेक 78 AD में हुआ था और यहीं से शक संवत की शुरुआत होती है। और उपाधि इसका क्या था, देवपुत्र, तो ये इम्पोर्टेंट है। कनिष्क साम्राज्य की बात करें तो उत्तर भारत और मध्य एशिया में था। चीनी सेनापति पेंचौआ ने इसे हराया था। मगध में अश्वमेध यज्ञ और बुद्ध का भिक्षा पात्र इसे प्राप्त हुआ था। कनिष्क का धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत इसी के समय हुई थी। इसका अध्यक्ष था वासुमित्र। परिणाम की बात करें तो इस चौथी बौद्ध संगीत के दौरान ही जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बट गया था, एक हीनयान एक महायान में। भारत में महायान संप्रदाय द्वारा 2 शैलियों की प्रतिमा का निर्माण कराया गया था और उनकी पूजा होती थी, पहली गांधार कला में, दूसरी मथुरा कला में। गांधार कला की बात करें और मथुरा कला दोनों की डिफरेंस देखें तो गांधार में इसे इंडो ग्रीक शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली या यूनानी रोमन शैली भी कहा जाता है। और मथुरा कला में इस कला शैली का जन्म कनिष्क के समय मथुरा में हुआ था, अतः इसे मथुरा कला कहते हैं। अगला पॉइंट देखें तो इस शैली का प्रमुख केंद्र गांधार था, गांधार कला की शैली कही गई। और मथुरा शैली में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तीसरा पॉइंट है गांधार में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण और मथुरा में शैली में निर्मित मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। गांधार में निर्मित बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती है और बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय पहली शताब्दी में मथुरा कला को ही दिया जाता है। 5वां पॉइंट है
शैली में निर्मित मूर्तियाँ, गांधार कला में जो है निर्मित मूर्तियाँ मुख्यतः काले, नीले और हरे स्लेटी पत्थरों से निर्मित थीं। और मथुरा कला में निर्मित मूर्तियाँ आध्यात्मिकता अधिक थी, यहाँ पे भौतिकता कम दिखाई देती थी। और गांधार कला में निर्मित मूर्तियों में आध्यात्मिकता जो है कम थी, जबकि भौतिकता दिखावापन अधिक था। कनिष्क कालीन साहित्य और वास्तुकला। कुषाण ने सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। पुरुषपुर पेशावर में कनिष्क चैत्य संघाराम संबंधित थे और बामियान से खड़ी हुई बौद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था किसने? कनिष्क ने। कनिष्कों के समय के विद्वानों की बात करें तो चरक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चरक संहिता लिखी थी। अश्वघोष जो कि बुद्धचरित, बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। और कौन थे? सौदरानंद। वासुमित्र थे जो कि महाविभास सूत्र लिखा था। प्रधान पुरोहित कौन थे? संगरक्ष। नागार्जुन की बात करें, जिन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। और माध्यमिक सूत्र नागार्जुन का सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। शून्यवाद और प्रज्ञा पारमिता भी इनको कहते थे। वात्स्यायन की बात करें तो इन्होंने कामसूत्र की रचना की थी। अन्य तथ्यों की बात करें कनिष्क काल से तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला प्रथम वंश कौन था? कुषाण था। और कुषाण द्वारा जारी सर्वाधिक सिक्के अंतिम शासक कौन था? वसुदेव। मौर्योत्तर कालीन व्यवस्था से जुड़े प्रमुख अन्य तथ्य क्या हैं? तो कुषाण के काल में ईंटों के कुओं का निर्माण कराया गया था। शक और कुषाण शासकों ने भारत में अश्व सेना को बेहतर बनाया। भारत को मध्य एशिया में अल्ताई पहाड़ियों से प्रचुर मात्रा में सोना प्राप्त हुआ, जिसका प्रयोग कुषाण शासकों ने सिक्का निर्माण में किया। कुषाण काल में भारत में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन था। मौर्योत्तर काल के राजाओं ने देवताओं के सिद्धांत का प्रारंभ किया था। और कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे, जो उन्होंने चीन के राजा से। और कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे। जैन सबसे महत्वपूर्ण नगर था कौन? उज्जैन, क्योंकि क्षिप्रा नदी से प्रचुर मात्रा में गोमेद और इंद्र गोपत्रों की प्राप्ति होती थी। संगम काल। संगम का परिषद तमिल कवि या लेखक का सम्मेलन, इससे संबंधित संगम साहित्य है। इसमें 3 राजाओं की बात की गई है, चेर, चोल और पांड्य राजाओं की। संगमों का समायोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। और संगम साहित्य को 9 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम संगम की बात करें तो 4440 वर्ष पूर्व की बात है। मथुरा में जो मदुरा जो समुद्र में विलीन हो गया है। यहाँ के अध्यक्ष थे अगस्त्य। और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करें तो अक्टियम, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मदुनारे, मुदकुरुक्कु और कलारी। दूसरा संगम बात करें तो 3700 ईसा वर्ष पूर्व की बात है। और कपाटपुरम जो कि अवेलाई समुद्र में ये भी विलीन हो गया। अगस्त्य थे यहाँ के अध्यक्ष। तोलाक्कपियम, जिसे तमिल का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार तोलक्कापियर ही हैं। यही पूछा जाता है यहाँ से। तीसरा संगम की बात करें तो 1850 वर्ष पूर्व, जो कि मदुरा था। और यहाँ के अध्यक्ष थे नक्कीरार। इनकी प्रमुख ये रचनाएं हैं, संकलित ग्रंथ हैं। इसमें से आप कौन से हैं? नेंथुकै, कुरुंथोकै, ये सारे ये पूछे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अन्य तथ्यों की बात करें तो अगस्त्य ऋषि को ही दक्षिण भारत में आर्य संस्कृत के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ अगत्तियम के प्रेरता भी इन्हें माना जाता है। किसको? अगस्त्य ऋषि को। तोलक्कपियम जो कि तोलक्कियर द्वारा रचित थी। और तीसरे संगम में रचित साहित्य 8 संग्रह ग्रंथों में संकलित थे। इन्हें क्या कहते थे? तो एत्तु तोगई। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था, और जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। ब्राह्मणों के पश्चात संगमयुगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था।
संगमकालीन कुछ अन्य वर्गों की बात करें तो प्लेयन, दस्तकारों का एक ऐसा वर्ग जो रस्सी, पशु चर्म की सहायता से चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर, शिकारियों की एक जाति थी। मलवर, लूटपाट करने वाली जाति थी। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं मुख्यतः खेती का कार्य करती थीं। उन्हें कैडिसीवर कहा जाता था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पालचेरी के 3 किलोमीटर दक्षिण में आर्कमेडू चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होते थे। 1945 में यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है। संगम काल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने वाली विधि की खोज की थी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रयम हो गया था। फिर आता है गुप्त साम्राज्य, जिसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। गुप्त शासकों को वैश्य वर्ग से संबंधित माना जाता था। इसके संस्थापकों की बात करें तो श्रीगुप्त, जो कि महाराजा की उपाधि धारण की थी सबसे पहले इन्होंने, और ताम्रभिलेख से पता चलता है इनका अन्य नाम क्या था? आदिराज। प्रमुख शासकों की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। प्रथम स्वतंत्र शासक थे। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और राज्याभिषेक इनका हुआ था 319 एडी से 320 एडी के में, और चांदी के सिक्कों का प्रचलन इन्होंने किया था। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में शासक बने थे। और उपाधि पराक्रमांक, आश्वमेधकर्ता, परम भागवत, कविराज, इनकी उपाधियाँ बेहद इम्पोर्टेंट हैं। समुद्रगुप्त की लगभग 20 शासकों को पराजित किया था। भारत का नेपोलियन, विंसेंट स्मिथ भी कहते हैं। कहीं कहीं पे 100 शासकों के बारे में भी इन्होंने 100 शासकों को पराजित किया था, इसीलिए इनको समुद्रगुप्त कहा गया है। कहीं पे यही भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे 20 शासकों को माना गया है। दरबारी कवि इनके थे हरिसेन, और प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना इन्होंने की थी। और भाषा थी संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, और चंपू शैली में प्रयागराज प्रशस्ति की रचना हुई थी। किसने की थी? हरिसेन ने। हरिसेन कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। सिक्कों पर वीणा वादन करती हुई प्रतिमा थी, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त का एरर अभिलेख से पता चलता है कि इनकी पत्नी दत्त देवी थी, और एरर समुद्रगुप्त का भोगनगर था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें 380 ईस्वी में शासक बने। गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। उपाधियों की बात करें तो विक्रमादित्य, शकों को पराजित करने के बाद उज्जैनी, पूर्वाधीश्वर, चंद्र, परम भागवत, शका आदि। राजधानियाँ पाटलिपुत्र और उज्जैन थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। विक्रमादित्य सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी उपाधि। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से इनका विवाह हुआ था। और प्रभावती गुप्ता से भी हुआ था। इनकी पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्ता, जिनका विवाह हुआ था वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से। चीनियाती फैयान 399 से 414 तक, 399 में इसी के शासनकाल में आया था, और 414 तक भारत में रहा था। दरबार में 9 विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान थे? 9। राजकवि थे साहब, संधि विग्रही सचिव थे वीरसेन, और शक्य विजय के बाद में मालवा में चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ था। फैयान की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रथम चीनी यात्री, और पुस्तक थी फोम्यो की
और स्थल मार्ग से आया था, जबकि जल मार्ग से वापस गया था। मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा था। चंडालों का प्रथम वर्णन किया था इसने। पाटलिपुत्र में विनिमय का माध्यम क्या था? तो कौड़ी। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन से थे उज्जैन में? तो कालिदास, जो कि सर्वप्रमुख नवरत्न थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। वराहमिहिर खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे। अमर सिंह कोशकार थे और छपड़क थे। फलित ज्योतिषी शंकु थे वास्तुकार। वेताल भट्ट थे जादूगर। घटकपर्र थे कूटनीतिज्ञ। और वररुचि थे व्याकरणाचार्य। विशाखा दत्ता रचित देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बने थे। कुमारगुप्त की बात करें तो कुमारगुप्त, इनकी उपाधि महेंद्रादित्य थी और शकादित्य थी। अभिलेख गुप्त शासकों से संबंधित। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यही पूछा जाता है यहाँ से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। स्कंदगुप्त की बात करें तो इनकी उपाधि क्रमादित्य या सक्रोपम थी। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था स्कंदगुप्त ने। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया और हुड़ों के आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में ही भारत पर हुए थे। मिलावट वाले सिक्के इन्हीं के शासनकाल में चलाए गए थे। भानुगुप्त एरड़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि भानुगुप्त सेनापति गोपराज हुड़ों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। उसकी पत्नी सती हो गई थी और यहीं से सती प्रथा की प्रथम साक्ष्य जो है एरड़ अभिलेख से मिलते हैं। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्तकालीन राजनैतिक व्यवस्था की बात करें तो देश के नीचे कौन होता था? देश का प्रमुख होता था गोपना या गोपत्री। भुक्ति का उपरिक और विषय का विषयपत, पेट का पेटपति और ग्राम का ग्रामपति या ग्रामीक। केंद्रीय प्रशासन कैसा था? शासकों का प्रमुख राजा होता था। राजतत्व का देवीकरण होता था। गुप्तकालीन का प्रमुख कौन कौन थे? तो कुमारमात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। महादंड नायक युद्ध और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। दंडपाशिक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। महासंधि विग्रहिक शांति और विदेशी नीति का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और महाबालीकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी और अग्रहारिक दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रांतीय शासन की बात करें तो नाम क्या था प्रांत का? तो भुक्ति या अवनी, और उसका प्रमुख होता था उपरिक, जिसे राजकुल से संबंधित होता था। गुप्तकाल में कायस्थ नामक नए वर्ग का उदय हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है। कार्य होता था लेखा जोखा करना। कायस्थ शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति से। गुप्तकालीन समाज की बात करें तो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था यहाँ पे। फयान ने चंडाल का उल्लेख किया था। ब्राह्मणों को ग्रामदान दिया जाता था। शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था। नारद स्मृति से 15 प्रकार के दासों की सूची प्राप्त हुई है। और स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? पुराण सुनने का अधिकार था। पर्दा प्रथा, सती और नियोग प्रथा, बाल विवाह, ये सब प्रचलित था। दयनीय स्थिति थी। स्त्री को पुरुष निजी संपत्ति मानते थे। देवदासी प्रथा भी यहाँ पे प्रचलित थी गुप्तकाल में। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/40 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्तकाल में बलात् श्रम विष्टि राज्य के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत होता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। एरिया की बात करें तो कृषि करने योग्य भूमि। वास्तु कैसी होती थी? तो वास करने योग्य भूमि, वास्तु कहते थे वास करने योग्य भूमि। और चारागाह भूमि पशुओं के चारा योग्य होती थी। सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, उसे कहते थे सिल। अपराहत कहते थे ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, उसे अपराहत भूमि कहते थे। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। शेड़ी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्तकाल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं का अभिलेख दीनार कहा जाता था। अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया था? दीनार। धर्म की बात करें गुप्तकालीन तो राजकीय धर्म वैष्णव था। राजकीय चिन्ह गरुड़।
भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार वराह था और त्रिमूर्ति पूजा होती थी। गुप्तकालीन साहित्य की बात करें तो शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटकम या माटी के खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम विश्व की एक उत्कृष्टम साहित्यिक कृतियों में से एक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा चित्रित है, जिसका पुत्र भरत प्रसिद्ध राजा बना था और इसी के नाम पे, भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है। भारत में गुप्त काल में लिखे गए नाटकों के विषय में उल्लेखनीय है। ये सभी नाटक दुखांत नाटक एक भी नहीं मिलता है। इसमें सभी सुखांत नाटक हैं, लेकिन दुखांत नाटक में दुख भरी कोई बात नहीं यहाँ पे बताई गई है। और निम्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते थे। बुद्ध घोष ने हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्ग लिखा था और जैन ग्रंथों में आचार्य सिद्धसेन का न्याय अवतार सबसे प्रसिद्ध था। गुप्त युग के बौद्ध दर्शन पर भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। असंग महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था और वसुबंधु ने अभिधर्म कोश भी लिखा। इसमें बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतत्व संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रयास और अपरिच्छाकारित्व। अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ पे नाटक और नाटककार कौन थे और किससे संबंधित थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। मालविका अग्निमित्रम में ये भी कालिदास द्वारा लिखी गई थी। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा। विक्रमो वर्ग सीएम का ये भी कालिदास की है। इसमें सम्राट पुरुरवा और उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा। मुद्रा राक्षस जो कि विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के मगध सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन है। मृच्छकटकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई। इस नाटक में चारुदत्त नायिका वसंत सेना के अंतिम राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर और धूर्त दास का वर्णन है। देवी चंद्रगुप्तम में जो कि विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई थी। ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त द्वारा शक राज्य का वध और ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन है। देवी चंद्रगुप्तम हो गया। चारुदत्तम में जो कि भास द्वारा लिखी गई थी। इस नाटक का नायक चारुदत्त और मूलतः भास की कल्पना है। स्वप्न वासदत्तम जो कि भास द्वारा लिखी गई थी। इसमें महाराज उदयन और वासदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। गुप्तकालीन वास्तुकला की बात करें तो अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। इसमें इस गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला भी कहा जाता है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवक और महानिष्क्रमण महापरिनिर्वाण की घटनाओं का चित्र है। और अजंता की गुफाओं की बात करें तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थी। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा कहलाती थी, जो बाघ मध्य प्रदेश के धार में है नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। कौन सी गुफा? धार। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। ये धार वाली जगह पे जो कि एक पर्वत को काटकर बनाई गई थी। मंदिर और संबंधित जो है प्रदेश कौन से हैं? तो एरड़ का विष्णु मंदिर कहाँ पे मिला है? एरड़ जो कि सागर जिला मध्य प्रदेश में। भूरा का शिव मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही मिले हैं। भूमरा जो कि सतना जिला मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप
रायसेन जिला मध्य प्रदेश। पिपरिया का विष्णु मंदिर, पिपरिया सतना मध्य प्रदेश। तिगवा का कंकाली तिगवा में, और तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा में। और नचना कुठार का पार्वती नचना मंदिर कुठार नचना में, जो कि पन्ना जिला मध्य प्रदेश में। और नागोद का शिव मंदिर नागोद जिला सतना मध्य प्रदेश। खोह का शिव मंदिर खोह जिला और खोह नामक स्थान पे सतना जिला मध्य प्रदेश। मढ़ी का मंदिर मढ़ी में जबलपुर जिला मध्य प्रदेश। गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो आर्यभट्ट, जिनका जन्म 499 ईस्वी में पटना में हुआ था। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्यभट्टियम। अन्य ग्रंथ दशीगीत और सूत्र और आजाष्टक है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया, उसकी परिधि का अनुमान किया। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की विवेचना की थी। आर्यभट्ट का शून्य और दशमलव सिद्धांत सर्वप्रथम इन्हीं की देन है। वराहमिहिर की बात करें तो आर्यभट्ट के बाद दूसरे प्रसिद्ध गुप्तकालीन गणितज्ञ ज्योतिषी थे और 6 ग्रंथों की रचना की थी। पंथ सिद्धांतिका, विवाह पटल, गौ योग्य माया, बृहद संहिता, बृहद जातक और लघु जातक। ब्रह्मागुप्त की बात करें तो इनका जन्म जो है 598 ईस्वी में हुआ था और ये गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी और ब्रह्मगुप्त के ने बाद में खंड खाद्य और ध्यान ग्रह की भी रचना की थी। चरक धन्वंतरी की बात करें तो धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे। इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज्यसभा का सदस्य माना जाता है और गुप्त काल का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और धातु विज्ञान वेत्ता थे। कौन थे? नागार्जुन। फिर आता है पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूत, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूत वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किए थे। तो राजवंश, कौन से राजवंश कहाँ के थे और वहाँ के प्रमुख शासक, उनकी क्या उपलब्धियाँ थी, तो ये भी देख लेते हैं। और राजवंश कौन था? मैत्रक, इसका स्थान था वल्लवी और यहाँ के प्रमुख शासक थे भट्टार्थ, धर्मसेन चतुर्थ। गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों का सबसे लंबे समय तक काल इसी का रहा था। किसका? मैत्रक का। मौखरी जो कि कन्नौज में थे, इसके प्रमुख शासक हरिवर्मा, ईशान वर्मा, शर्ववर्मा थे। इन्होंने हुर्रों को पराजित कर पूर्वी भारत को उनके आक्रमण से बचाया था। किसने? मौखरियों ने। पुष्यभूत जो कि इनकी कहाँ थे स्थान था? थानेश्वर। पुष्यभूत प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन यहाँ के प्रमुख शासक थे। गुप्तों के उपरांत उत्तर भारत में सबसे विशाल साम्राज्य इन्होंने ही स्थापित किया था, पुष्यभूतों ने। और परवर्ती गुप्त, तो इनका स्थान था मगध और यहाँ के शासक थे महासेन गुप्त। मौखरियों से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इनकी रही थी, प्रतिद्वंद्विता। और चंद्र जो कि गौड़ जिन्हें कहा गया, बंगाल वाले इलाके में थे। यहाँ का शासक शशांक था। थानेश्वर और कन्नौज शासकों से इसकी सत्ता रही थी। अगला आता है पुष्यभूत वंश, देखते हैं। पुष्यभूत के बाद आता प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। संस्थापक पुष्यभूत थे। पुष्यभूत वंश के राजधानी थानेश्वर, कुरुक्षेत्र हरियाणा का है और प्रमुख शासक पुष्यभूत जो कि प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन को प्रथम शासक और परम भाटारक और महाराज धीराज की उपाधि मिली थी इनको और इनका विवाह यशोमती से हुआ था। और ये पुष्यभूत के पुत्र थे इनकी और इनका विवाह जो है यशोमती से हुआ। यशोमती के 3 पुत्र थे, एक राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह राजा ग्रहवर्मा मौखरी से हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला था, परंतु देवगुप्त के मित्र गौरनरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी थी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसी ने बौद्ध वृक्ष को कटवाया था बोध गया में, जहाँ पे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक ने। हर्षवर्धन की बात करें तो 606 AD में
16 वर्ष की आयु में यह शासक बना था। इसकी उपाधि थी शिलादित्य और परमभट्टारक पूछी गई इसकी उपाधि। राजधानी थी कन्नौज। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मिश्र के सहयोग से बहन राजश्री की खोज इसने की थी। और चीनी यात्री हेनसांग भारत इसी के समय आया था, जिसकी पुस्तक क्या थी, सीयू की। अगला पॉइंट है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में देखते हैं। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। और यहाँ पे जानकारी मिलती है रवि कीर्ति ऐहोल अभिलेख से। कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में हर्ष का अधिकार था उस टाइम, और भारत का अंतिम हिंदू सम्राट इसे माना जाता है। और हर्षकालीन तथ्यों की बात करें तो इसका दरबारी का बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। मयूर शतक या सूर्य शतक भी कहते थे। हर्षवर्धन नागानंद रत्नावली और प्रदर्शिका की रचना की थी। हर्ष प्रारंभ में शैव परंतु बाद में बौद्ध धर्म संबंधित हो गया था, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद भी कहते थे। हेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। हर्षकालीन प्रशासन की बात करें तो हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहते थे। प्रत्येक भुक्ति का शासक स्थानीय, उपरिक और राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील, जो कि पाठक पहले होता था और आधुनिक क्या है, तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम का प्रधान। ग्रामा छपटलिक होता था, जिसे कुंतल भी कहते थे। पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहते थे। दंडपाशिक या दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। हर्षचरित में सिंचाई के साधन को तुलायंत्र या जलपंप कहते थे, वर्तमान का जलपंप। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित्र में प्रांतीय शासकों के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया था। हरिश्चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषदों तो भट्ट ही होता था प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था। हर्ष के समय में भी शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। हेनसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत निकालकर कन्नौज के निकट एक संघाराम में स्थापित किया था। दांत लाकर हेनसांग ने बताया कि हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया था। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को नेक्स्ट डे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले टॉपिक में थोड़ा ही बचा है, तो पूरा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।